हेलो बच्चों, मैं आकाश कुमार आप लोगों का फिर से इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डेफिनेशन और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे। अब पिछली क्लास के आधार पर ही हम अगली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड ही आएगा। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने हैं ताकि एग्ज़ाम में हमको इनका फ़ायदा हो। लेकिन हम जो भी एमसीक्यू करेंगे वो अपने सिलेबस से रिलेटेड ही करेंगे। तो इस क्लास का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial to the final position of an object known as। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच मापी गई सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, स्पीड गति, वेलोसिटी। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि दो पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसी सवाल में भी वही पूछा गया है कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच मापी गई सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और विस्थापन अर्थात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक मूल अंतर यही होता है कि डिस्टेंस इसमें दिशा नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर अदिश राशि है। और विस्थापन इसमें दिशा होती है अर्थात ये सदिश राशि है। इसको इंग्लिश में वेक्टर राशि बोलते हैं। आइए हम इस सवाल को उदाहरण से भी समझ लेते हैं। जैसे कि दो पॉइंट ए और बी हो गए, मान लिया इनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। ये इनके बीच की न्यूनतम दूरी है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसे जाना चाहता हो 10 किलोमीटर दूरी तय करके, कोई ऐसे जाना चाहता हो 100 किलोमीटर की दूरी तय करके। फिर भी चाहे वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करे या 100 किलोमीटर की, डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर होगा। लेकिन यदि वह ए से बी पर जाकर डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेगा तो वह 5 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर है। और विस्थापन की परिभाषा भी यही कहती है कि विस्थापन दो पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। जब यहाँ पर न्यूनतम आ जाएगा तो इसके अंदर दिशा ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। ठीक है, अब हम अपने नए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, दूरी का वर्णन करने के लिए हमें क्या निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। तो दूरी का वर्णन करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, पहले हम अपने ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेंगे। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, केवल संख्यात्मक मान। ओनली डायरेक्शन, केवल दिशा। बोथ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन, संख्यात्मक मान और दिशा दोनों। नेदर, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया था कि जो दूरी होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर। इसके अंदर दिशा नहीं आती है। यदि दूरी के साथ दिशा को जोड़ दिया जाता है तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चला जाता है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा केवल संख्यात्मक मान, ऑप्शन ए। और यदि ऑप्शन सी की बात करें, बोथ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें संख्यात्मक मान और दिशा दोनों जरूरी होती है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 3 है, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड। तो किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को क्या कहा जाता है। तो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को मैग्नीट्यूड, परिमाण कहते हैं। जैसे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, या दूसरी भी यूनिट लगा सकते हैं इसमें, जैसे 10
किलोग्राम। तो ये जो इसमें 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ये क्या है ना, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है। और एक बात और, मैग्नीट्यूड को हम हमेशा ही प्लस में लिखते हैं, इसको माइनस में नहीं लिखते। मैग्नीट्यूड को हमेशा ही हम प्लस में लिखते हैं। ठीक है। इसके दूसरे ऑप्शन है जैसे डायरेक्शंस, ओरिजिन, मूल बिंदु। मूल बिंदु हम एक्चुअल में रेफरेंस पॉइंट को कहते हैं, जैसे कि जहाँ से हम किसी चीज़ की दूरी का मापन करते हैं। जैसे मान लिया ए से बी 5 किलोमीटर हो गया या 10 किलोमीटर हो गया, तो ये ओरिजिन है, मैं यहाँ से इसकी काउंटिंग कर रहा हूँ दूरी की, बी पॉइंट तक 10 किलोमीटर, तो मैं ए पॉइंट का रेफरेंस ले रहा हूँ, तो इसको हम मूल बिंदु बोलेंगे, यूनिट, इकाई। इसको हम मात्रक भी बोलते हैं। मान लिया किसी चीज़ को हम जिस चीज़ में मापते हैं वो उसकी हम यूनिट भी बोल सकते हैं, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट भी क्या होती है, मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। अभी तक जो है एसआई प्रणाली में प्रमुखतः 7 मूल मात्रक है, जैसे लंबाई मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर आदि। ठीक है। आइए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मान लिया कोई पॉइंट ए है, कोई चीज़ यहाँ ए से ही चली और दोबारा ए पर ही आ गई, ये सर्किल आ गया। मान लिया कोई चीज़ ए से चली और दोबारा वह ए पर ही आ गई, तो वह जहाँ से चली थी दोबारा वहीं पर आ गई, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों इक्वल है। तो इनकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, 0 होगी। तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। हाँ, यदि वह दूरी पूछता तो फिर 0 नहीं होती, फिर ए यहाँ से घूम के ये जितना भी गया है वो पूरा का पूरा काउंट होता। इसलिए इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। आइए अब अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो है, विस्थापन के परिमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। हमको विस्थापन के बारे में पूछा है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको बताना है इनमें से कौन सा सही है। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, यह हमेशा दूरी से अधिक होता है, नहीं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा, और वो भी उस स्थिति में होगा जब डिस्टेंस, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किस स्थिति में इक्वल होते हैं। मान लिया ए और बी 2 पॉइंट है, इनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। यदि ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करके जाएगा। जब ये सीधी रेखा में जाएगा और डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो ये इसका डिस्टेंस भी हो जाएगा और दूरी भी हो जाएगी। ठीक है। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, यह हमेशा दूरी से अधिक होता है, नहीं। डिस्प्लेसमेंट या तो दूरी के बराबर होता है या उससे छोटा होता है, क्योंकि देखो दूरी तो ये हो जाएगी, इधर ये हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा छोटा ही रहेगा। और डेफिनेशन भी यही कहती है कि डिस्प्लेसमेंट 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो जब न्यूनतम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कैसे हो सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। यह हमेशा दूरी से अधिक होता है, ये तो पहला ऑप्शन हो गया। यह शून्य हो सकता है भले ही तय की गई दूरी शून्य ना हो, यह बात बिल्कुल सही है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है भले ही डिस्टेंस 0 ना हो। इसको मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया पॉइंट ओ है, ठीक है, पॉइंट ओ हो गया और कोई व्यक्ति इधर से घूम के फिर दोबारा इधर ही आ गया, तो इस स्थिति में चली गई दूरी तो 0 नहीं हुई, लेकिन वो दोबारा ही अपने उसी पॉइंट पर आ गया यहाँ पर, तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सेम हो गई, इसलिए इनके बीच की न्यूनतम दूरी 0 हो गई। तो ये कथन सत्य है। यह कभी दूरी के बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है, मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाया था।
बता देता हूँ आपको कहाँ पर। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाया था जब मैं ऑप्शन ए डिस्कस कर रहा था, तो मैंने ऑप्शन सी को भी यहीं पर ही डिस्कस कर दिया था आप लोगों के साथ। अब हमारा अगला ऑप्शन है इट इज़ ऑलवेज जीरो। तो भाई हमेशा शून्य कैसे हो सकता है, हमेशा थोड़ा ही ना शून्य होगा, इस बात का ध्यान रखना है। जब भी ऑप्शन में ऑलवेज और नेवर आ जाए तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन के गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, एक निगेटिविटी आ जाती है कि नेवर ऑलवेज। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है किसी वाहन का ओडोमीटर क्या मापता है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडोमीटर तय की गई हुई दूरी को मापता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ये हमारी कार और बाइक वगैरह में लगा रहता है, ये ओडोमीटर ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है वो है विस्थापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट इज फॉल्स। इट कैन बी जीरो, यह शून्य हो सकता है। ऑप्शन बी इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। ऑप्शन सी इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यह प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक की सबसे छोटी दूरी होती है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी आर फॉल्स, ए और सी दोनों असत्य हैं। तो जो पहला ऑप्शन है यह शून्य हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, यह शून्य हो सकता है ना। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक पॉइंट ए है, इधर से घूमकर दोबारा इधर ही आ गए तो अपनी प्रारंभिक और अंतिम जो लोकेशन है वो सेम हो जाएगी। यहाँ से घूम के ऐसे आ गए तो जहाँ पर थे वहीं पर आ गए, तो जो है विस्थापन जीरो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, ये ऑप्शन तो मैंने आपको अभी पहले डिस्कस किया था कि इसका मैग्नीट्यूड या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, तो ये वाला ऑप्शन असत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी यह प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक की सबसे छोटी दूरी है, ये बिल्कुल सही है, यही तो डेफिनेशन है विस्थापन की। तो ये ऑप्शन तो फिर खुद ही गलत मान लो। जब एक पूछा था विस्थापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जब भी हमारा आ गया आंसर तो यही सही होगा, और तो ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएंगे ऑप्शन फिर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं। तो हम डेफिनेशन सी कर सकते हैं कि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी। आइए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे दो पॉइंट ए और बी हो गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी 100 किलोमीटर है, और इधर ये 200 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो जो सवाल है वह है कि पथ की कुल लंबाई। तो ये पथ की लंबाई हो गई कुल, ये पथ की कुल लंबाई हो गई 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इधर से जाओगे तो 10 किलोमीटर हो गई। हम जिस साइड से भी चल रहे हैं पथ की लंबाई यदि काउंट करेंगे, इधर से 100, इधर से 200, इधर से 10, तो इसमें दिशा नहीं है, तो ये 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 200 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ से घूम के जाऊँ, ऐसे यहाँ से जाऊँ और यहाँ पे पहुँच के काउंट करूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वो 10 होगा। इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, या इधर से गया, तो ये पथ पर डिपेंड नहीं किया क्या डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस में क्या है, मैं जितना भी पथ चला वो सब काउंट हुआ, इधर से जो भी गया वो सब काउंट हुआ। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड पाथ पर डिपेंड करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जितनी भी दूरी चलेंगे वो सब डिस्टेंस में काउंट होगी, लेकिन यदि दो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कुछ है और हम कोई लंबा रूट ले रहे हैं और फिर बी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो भले ही हमने लंबा रूट लिया लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा जो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी है, लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा जो हम लंबा रूट लेके आए हैं। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो
पाथ ट्रेवल्ड पर डिपेंड करता है। आप समझ रहे हैं ना। चलो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे मेरे को ए से बी पर जाना था, मैं ऐसे घूम के गया तो कुछ इस दूरी तय की, ऐसे घूम के गया तो कुछ दूरी तय की, तो ये पूरी डिस्टेंस हो गई। जितना पाथ ट्रेवल्ड किया वो डिस्टेंस हो गई। और यहाँ से यहाँ गया, ये न्यूनतम दूरी हुई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। न्यूनतम दूरी हो गई ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जितना भी चलेंगे वो सब डिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे यदि न्यूनतम दूरी की बात आ जाएगी तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये पाथ ट्रेवल्ड पर डिपेंड कर रहा है। जितना भी चल रहे हैं हम, ये सब डिस्टेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो डिस्टेंस दूरी होगा। अभी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का तो बताया ही है, विस्थापन का, दो लोकेशन के बीच की न्यूनतम दूरी, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति और वेलोसिटी, इनका हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट ओ टू अ पॉइंट ए 60 किलोमीटर अवे एंड ट्रेवल्स बैक टू ओ, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। एक सीधी रेखा की गति में यदि कोई वस्तु एक संदर्भ बिंदु ओ से बिंदु ए 60 किलोमीटर की दूरी तक जाती है और वापस ओ पर आती है, तो तय की गई कुल दूरी क्या होगी। तो ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर दूरी की बात आई है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं। ठीक है, तो आइए इस सवाल को भी उदाहरण से ही समझ लेते हैं। जैसे मान लिया कोई पॉइंट ओ था और यहाँ पर कोई बिंदु ए है, इसके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है, कोई व्यक्ति पहले ओ से ए तक जाता है और फिर ए से वापस ओ पर आ जाता है। तो पहले 60 किलोमीटर गया इधर और फिर 60 किलोमीटर इधर चला, तो कुल डिस्टेंस तो हो जाएगा 60 + 60 120 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर था पहले वहीं आ गया, अब तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका 0। तो इसका मतलब इस सवाल का सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड पाथ पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 120 किलोमीटर। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, क्या किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है यदि उसने कुछ दूरी तय की हो। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ इट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पहले एक बार इसके ऑप्शन पर हम नज़र डाल लेते हैं। पहला ऑप्शन है यस, हाँ, दूसरा नो, तीसरा केवल तभी जब वह बिना मुड़े सीधी रेखा में चले, चौथा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। आइए इसको भी उदाहरण से ही समझाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे आपको कई सारे उदाहरण समझा दिए, फिर भी हम एक बार इसको समझ लेते हैं। क्या किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है यदि उसने कुछ दूरी तय की हो। हाँ, हो सकता है। मान लिया पॉइंट ए था, मैं पहले इधर बी पर गया, फिर लौट कर बी पर ए पर आ गया, तो ए से बी गया, बी से फिर ए गया, जहाँ पर पहले था वहीं पर आ गया। तो मेरी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ए है, तो मेरे द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, सॉरी यस, हाँ। 10वां। अब अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ऊषा 90 मीटर लंबे पुल में एक छोर से दूसरे छोर तक तैरती है और उसी सीधे रास्ते पर वापस आती है। ठीक है, बिना वापस लौटे एक सीधी रेखा में किसी वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण के होती है। फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली along a straight line without returning, the distance covered is the magnitude of displacement। इसमें एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है कि जब कोई वस्तु
बिना वापस लौटे एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण के होती है तो बराबर होती है। ठीक है, तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर होगी, क्योंकि ए और बी है, ये सीधी रेखा में जा रहे हैं और चेंज नहीं हुआ, तो यही तो इसका विस्थापन हो जाएगा और यही इसकी दूरी हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी। हाँ, यदि दिशा चेंज हो जाती ऐसे तो फिर ये वाली जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा हो जाती और ये डिस्टेंस में काउंट हो जाती, लेकिन दिशा सेम है इसलिए ए और बी के बीच जो पाथ ट्रेवल्ड किया गया है वो डिस्टेंस में भी इक्वल है और डिस्प्लेसमेंट में भी। तो इसका जो सही आंसर होगा सवाल का वो बराबर हो जाएगा, इक्वल टू। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, दूरी और विस्थापन का उपयोग किसी वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विथ रेफरेंस टू इट्स एट अ गिवन टाइम। आइए इस चीज़ को हम उदाहरण से समझ लेते हैं। आप मुझको एक बात बताइए, यदि कोई बोल रहा है कि उसकी अंतिम स्थिति है तो अंतिम तो तभी होगी ना, तब प्रारंभिक होगी। प्रारंभिक होगी, मान लिया बी इसकी अंतिम स्थिति है लास्ट, तो कहीं से तो इसने स्टार्ट किया होगा, मान लिया ए से स्टार्ट किया था तो ए प्रारंभिक हो गई और बी अंतिम। इसका मतलब यदि किसी चीज़ की कोई अंतिम स्थिति है तो उसकी प्रारंभिक होना भी जरूरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनिशियल पोजीशन। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इफ अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field and eventually returns to his starting initial position, what will be his displacement? यदि एक किसान एक वृत्ताकार खेत की सीमा के साथ चलता है और अंततः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो वही बात है, वो जहाँ से चला था फिर उधर ही आ गया तो विस्थापन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है। तो मैं आप लोगों के लिए 15 सवाल लेके आया था, कल की क्लास की थ्योरी क्लास के आधार पर ही आधारित थे। तो ये आपके 15 सवाल थ्योरी के कंप्लीट हो गए एमसीक्यू फॉर्म में, और 4-5 मैंने कल आप लोगों को न्यूमेरिकल करा दिए थे। आप लोग भी एनसीईआरटी और गहरे से पढ़ना, और यदि वहाँ से आपको कोई 1-2 सवाल और मिले तो उसको लगाना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।